देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, और वो चर्चा है इस्तीफे की। और इस्तीफा एक मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है कि वो, क्योंकि जब उनको जमानत मिली, पहले जब ईडी के मामले में जमानत मिली तब शर्तें रखी गई, लेकिन उसी दिन उनको सीबीआई ने एक मामले में हिरासत में ले लिया। और अब उसके बाद में सीबीआई के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है तो कोर्ट ने शर्तें वही लागू रखी हैं जो ईडी के मामले में जमानत देते वक्त रखी थी कि सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि यदि वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते तो कैसे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद ने एक बात कही थी कि दिल्ली को ऐसा सीएम नहीं चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का जो ऐलान किया है वो वास्तव में उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, या फिर सियासी दांव है कोई, या फिर कुछ इसके पीछे और बड़ा है? और यदि इस्तीफा वो देते हैं तो अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और इसको लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है, उन्होंने एलजी से समय भी ले लिया है। कल शाम 4:30 बजे वो एलजी से मिलेंगे और माना जा रहा है कि कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। और उनकी इस्तीफे के पेशकश के बाद उनके इस्तीफे देने को लेकर तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये कोई दांव है, कोई मास्टर स्ट्रोक है, क्या इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है। तमाम सारे पहलू हैं, तमाम सारे एंगल हैं जिस पर चर्चा होगी। खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ में, सबसे पहले उनसे तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में गोपाल जैन जी। गोपाल जी, स्वागत करूंगा आपका। उपेंद्र तिवारी साहब हमारे साथ में, उपेंद्र जी आपका स्वागत है। प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ में, प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ में, प्रदीप जी आपका स्वागत है। और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में, विलक्षण जी आपका भी स्वागत करता हूँ। और आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, और शुरुआत में आना चाहूँगा उपेंद्र तिवारी जी आपके पास कि वास्तव में जो इस्तीफे का ऐलान है ये मजबूरी है या ज़रूरी है? और इसके साथ ही क्या ये, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव जो हो रहे हैं, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, और उनका ये कहना है कि हम अपने, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ गठबंधन नहीं हो पाया है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी, तो ये जो इस्तीफा है ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है, या फिर जैसा कि मेरा पहला प्रश्न था कि जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, ये मजबूरी के साथ जरूरी है। मजबूरी के साथ ज़रूरी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें जो टर्म्स कंडीशन लगाई गई हैं उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का कोई रहते हुए जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं सकते हैं, कार्यालय जा नहीं सकते हैं। तो वो केवल एक औपचारिक भूमिका है कि आप मुख्यमंत्री हो। वास्तव में मुख्यमंत्री का जो रोल एक स्टेट को मिलना चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहे। तो ये एक मजबूरी भी है कि जब आप कोई काम करने के लिए आपको दायित्व मिला हुआ है लेकिन वो काम आप कर ही नहीं सकते, आपके ऊपर बंधन लगे हुए हैं, तो ये आपकी मजबूरी हो गई कि अब ऐसा पद ग्रहण करके फ़ायदा क्या है। अब समय का सदुपयोग किया जाए, उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो निर्णय लिया है, पार्टी के दृष्टिकोण से, उनके स्वयं के दृष्टिकोण से उन्होंने ये निर्णय लेना उचित समझा। क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव है वो अब हरियाणा में खुले मन से, खुले हृदय से अपना जो है प्रचार प्रसार कर सकेंगे, और उनका पूरा फोकस होगा हरियाणा के चुनाव पर। हरियाणा के चुनाव पर फोकस करते हुए जिस तरह से कहा कि वो पूरा फोकस कर पाएंगे। हालांकि जिस दिन जमानत मिली थी उस दिन भी मनीष सिसोदिया ने भी ये बात कही थी, और आम आदमी पार्टी के जो एकमात्र सांसद हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि अब वो पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आपने चर्चा में हमारी बात आई है कि जरूरी था लेकिन मजबूरी में जरूरी। बिल्कुल, मजबूरी ये है सूरज जी, जिस तरह से उपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि आप अब वो चीज़ें जो सरकार के तौर पर, जो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने वो रास्ता चुना है कि अब क्यों ना इस समय का उपयोग आने वाले समय में, चाहे वो 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या वर्तमान में जो हरियाणा का चुनाव चल रहा है। मैं सीधे गोपाल जैन जी के पास में आता हूँ। गोपाल जी, जैन जी, क्या मान लिया जाए कि जब जमानत से छूटे तो कहा कि अब 100 गुना ताकत से वो काम करेंगे, तो क्या अब उनका मिशन यही है? क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक वो पद नहीं लेंगे, वो और मनीष सिसोदिया
जब तक जनता के दरबार में, जनता की अदालत में साबित नहीं कर दें कि वो दाग हैं, तो अब जनता के बीच में जाकर और कहीं ना कहीं ये इमोशनल जो चीज़ें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल लेना चाहते हैं, क्या इसी दिशा में अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ेंगे? देखिए, केजरीवाल जी के पिटारे में, जैसे अपन ने बचपन में देखा था, मदारी के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्या होती थी नहीं होती थी, जब तक खेल का आखिरी क्षण मदारी खुद उठ के नहीं जाता था तब तक जिज्ञासा बनी रहती थी। इसी तरह मेरा मानना ये है कि केजरीवाल जी के पिटारे के सारे अस्त्र शस्त्र, जादू टोने, डायलॉग सब खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास में कुछ नहीं बचा, तो वो अब अपनी इज्जत बचा के, अपने आप को बचा के जो भागने का उन्होंने उचित रास्ता समझा है, वो अब यही रास्ता है। किसी भी बहाने उन्हें यहाँ से निकलना था, क्योंकि उन्होंने जितने नेताओं को, जितने महापुरुषों को उपयोग करना था, इस्तेमाल करना था, अन्ना हजारे को उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया और उसके बाद भाग गए। माननीय किरण बेदी जी के साथ में उनकी कस्में खाई, उनको शपथ में आगे रखा और आगे रखने के बाद में भाग गए। इस तरह इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के लोगों की भावनाएं भड़काई और कितने जगह जगह के ये जो इस्तीफा देना है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? अब इसके पीछे के तो आप थोड़ा 2-5 दिन ठहरिए, इसके पीछे के और भी राज खुलेंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों का ये पिंड छुड़ाना कहते हैं देसी भाषा में। हाँ, नहीं मतलब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भाई वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल को हस्ताक्षर नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं ले सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, इसलिए वो किसी और को जिम्मेदारी देंगे ताकि वो सुचारू रूप से काम करे। नहीं, वो सुचारू रूप से तो खुद भी बहुत कर सकते थे, जितने समय रहते दिल्ली जैसी राजधानी में उनको जितने काम करने थे अपने समय के हिसाब से, वो उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इस कारण से अब वो एक तरह से भाग रहे हैं इस्तीफा देकर के, ये जो गोपाल चंद जी का कहना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि क्या वास्तव में वो भाग रहे हैं। और यहाँ एक बात आती है जो जिज्ञासा है और जिस सवाल का जवाब लगभग सभी को चाहिए होगा, हमारे दर्शकों को, और वो सवाल लेकर के प्रकाश सक्सेना जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस्तीफा आज दे रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे की मांग बहुत पहले की गई। जब हिरासत में लिया गया ईडी के द्वारा, तब उन पर आरोप लगाए गए, एक चार्जशीट दाखिल की गई और तब उनसे इस्तीफे की मांग की गई। लेकिन वो हिरासत में रहे, जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाहर आए, चुनाव प्रचार किया, सशर्त उनको जमानत दी गई थी, बाद में सरेंडर किया, फिर जेल चले गए, फिर इस्तीफे की मांग की गई, फिर इस्तीफा नहीं दिया। जमानत स्वीकार हुई ईडी की, सशर्त जमानत स्वीकार हुई, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आते सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। तो अब सीबीआई के मामले में भी उनको जमानत मिली है उन्हीं शर्तों पर जिन शर्तों पर ईडी के मामले में जमानत मिली थी। तो इस्तीफा देना क्या वास्तव में, जैसा कि अभी तिवारी जी ने जो बात कही कि ये मजबूरी में ज़रूरी था, यदि इस्तीफा ही देना चाहते थे और चाहते थे कि दिल्ली की जनता परेशान ना हो, दिल्ली की जनता को लगातार वो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहा, सरकारी काम सुचारू चले, तो ये इस्तीफा जेल से रहते हुए भी दिया जा सकता था। अब यदि दे रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे कि मजबूरी में दे रहे हैं, जेल से इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आके आप इस्तीफा दे रहे हो। नहीं, इसका उल्टा प्रश्न मैं ये करता हूँ आपसे कि उनकी अभी भी क्या मजबूरी है इस्तीफा देने की? जेल में दे देते। हाँ भाई, जेल में मजबूरी हो सकती थी जी, जब जेल में मजबूरी नहीं थी तो अभी भी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ तो ये क्या है, उनका डैमेज कंट्रोल करने का पॉइंट, उनके कई बिंदु हैं इसके बारे में जी, कि जो डैमेज किया है उनको जेल में रखकर, हाँ। जो उनके खिलाफ परसेप्शन तैयार किया है हाँ। सत्तारूढ़ दल ने, हाँ, उसी कुछ तो काट निकालें। तो ये सिंपैथी गेन करने के लिए है। सिंपैथी गेन करने, सिंपैथी देखिए उनका जो वोट बैंक है, हाँ। उसके मन में तो सिंपैथी है जो उस परसेप्शन को समझ रहे हैं। हाँ। सूरज जी, यदि आपको ध्यान होगा, जी। केजरीवाल जी जब पहली बार अभी जेल गए थे, हाँ। उससे लगभग 1 महीने पहले आपके साथ में डिबेट में बैठा था, तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी थी और कांग्रेस, वो समझ नहीं पा रहे। आपको ध्यान हो, मैंने तब पहली बार जिक्र किया था कि इन लोगों को जनता के सामने सेक्शन 45 के बारे में चर्चा करना चाहिए, सेक्शन 19 के बारे में लोगों को समझाएं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसमें से क्या प्रावधान किए हैं। विपक्ष पर करप्शन के चार्जेस का एक परसेप्शन बनाया गया, ऐसे अमेंडमेंट किए गए थे उन धाराओं में कि बेल कराना बहुत मुश्किल था। ये तो आप देखिए ना, कितने साल बाद लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से हो गई, तो फिर वो कोई फोन आता, पता चला वो कैंसिल हो जाती है। अब यदि ईडी से बेल हो गई है, तो पता चला कि वो सीबीआई ने टाइमिंग को इसको लेके जस्टिस भैया ने बहुत कटाक्ष किए, कर्रा लताड़ लगाई है।
तो आप पूरा खेल दिखेगा। तो जो लोग इस खेल को समझ रहे हैं तो उनकी तो सहानुभूति है, लेकिन जिनके दिमाग में परसेप्शन बैठ गया है कि ये भ्रष्ट है, जबकि वो सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, ना हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ, उसके बारे में भी ईडी सुप्रीम कोर्ट वापस गई जमानत खारिज कराने के लिए, उल्टी फटकार पड़ी। तो एक खेल जो अलग तरह का चल रहा है, वो जो समझ पा रहे हैं उनकी समझ में आ रहा है, जो नहीं समझना चाहते उनको कोई समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि जो हर चीज के लिए कि मुझे ये खाना है इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, मुझे ये पहनना है इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, मुझे दवाई चाहिए उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, तो जब कोर्ट ने ये शर्त लगाई कि आप एज ए मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए भी तो कोर्ट में जा सकते थे कि भाई मैं जनता का चुना हुआ नेतृत्व करने वाला हूं, तो मुझे ये अधिकार दिए जाएं कि मैं जनता के हित में कार्य कर सकूं। इस पर कमेंट किया ना कि ये कंडीशन लगाई है कोई जरूरी नहीं है, पर क्योंकि उनके सहयोगी जो जज हैं उन्होंने उसमें लगा दिया था, तो उन्होंने एक मर्यादा रखते उस पर ज्यादा नहीं कहा है उन्होंने। तो सवाल उसमें कहाँ प्रावधान, उन्होंने पूछा ना कौन सी सेक्शन में, उन्होंने वापस पूछा ना सरकार से कि भाई आप बताइए इसमें ऐसा कौन सा नियम है जिसपे इनको रोका जा सकता है, पर रोके गए हैं। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए वो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो उनसे छीन लिया गया। आप किसी से टांग काट दे रहे, बोले दौड़ के बता, तो उनसे सारी पावर आप देखें लगातार छीनी गई है। जो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर सवाल उठे हैं, उसमें उनकी लगातार पावर छीनी गई है, और आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं कि उनको ये करना था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने जो इस्तीफे का ऐलान किया है वो सिंपैथी गेन करने के लिए किया, लेकिन आपकी व्यक्तिगत सिंपैथी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरे आप सर अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के साथ लग रही थी। देखिए यदि आप हमारे विश्लेषण शब्द हटा दीजिए, आप विश्लेषक कर तो हम विश्लेषण करना बंद कर देंगे प्रवक्ता के रूप में। मैं तो कारण क्या है कि मैंने आपको पुरानी बात क्यों याद दिलाई कि मैंने जब कोई इनके प्रवक्ता नहीं सोच पा रहे थे, आपने वो प्रवक्ता बैठे थे उनके सर के ऊपर से निकल रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जिस धाराओं में यदि किसी को बंद किया जा रहा तो हमारे को स्टडी करना चाहिए, और मैंने स्टडी करी थी उसकी, तो इसलिए मैंने वो सवाल उठाया था। और केजरीवाल जेल चले गए, उसके काफी बाद सेक्शन 45 की बातें थी। मैं एक जनता के सामने पिक्चर क्लियर करना चाहिए खेल क्या है। यदि हम केजरीवाल की बात नहीं, मैं आप पूरे विपक्ष का प्रवक्ता बता दीजिए कि इस्तीफा नैतिक रूप से जरूरी क्यों है, नैतिकता बची कहाँ है। मैंने कई डिबेट में सुना लोग अटल जी के इस्तीफे की बात करते हैं, उमा भारती के इस्तीफे की बात करते हैं। 2014 के बाद आप बताइए कब हुआ, वो अटल युग था, ये मोदी युग है। और राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा जून 2015 में कहा था कि ये वो एनडीए यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। एक इस्तीफा हुआ था एमजे अकबर का, B2 मूवमेंट में उनको जो उन पे ब्लेम लगा। तो आप बताइए कितने इस्तीफे हुए, कितने चार्जेस लगे। सुषमा स्वराज पे उस समय चार्ज लगे थे। आपके एक और जो थे ललित मोदी कांड को लेके स्मृति ईरानी पे लगे, कितने लोगों पे आरोप लगे, ना जांच हुई ना इस्तीफे हुए। तो नैतिकता जो आप पिछले डिबेट में कहा था, मर्यादा और अमर्यादा की बात है। तमाम सारी चीजें जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं, तमाम सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में ले जाएंगे। लेकिन दो चीजें यहाँ पर अहम कर दूं, दो चीजें अहम है यहाँ पर कर दूं कि मेरी केजरीवाल से इसलिए कोई सहानुभूति नहीं, मेरी किसी राजनेता से सहानुभूति नहीं है। वो भी राजनीति खेल रहे हैं। आप यदि ये मान रहे हैं मेरी बात से कि वो साफ सुथरे हैं, तो मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। उन पे आरोप जो लगे हैं वो हो सकता है, जैसे मोदी जी ने बयान दिया ना कि उन्होंने अपने बही खाते सही कर लिए, बिल्कुल वैसा हुआ हो सकता है कि उन्होंने बही खाते सही किए और उन्होंने करप्शन किया भी हो सकता है। मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं उनको क्लीन चिट देना। चलिए बिल्कुल क्लीन चिट देना, और जनता के बीच में अब जाएंगे तो जनता ही तय करेगी कि चिट क्लीन है कि क्या है। लेकिन दो चीजें अहम है सूरज जी यहाँ पर। एक तरफ अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल, अगर उनको सिंपैथी गेन करना है तो वो चाहेंगे कि जो इलेक्शन है वो तत्काल हो जाए या फिर वो फरवरी में ही हो जाए। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसी समय दिल्ली के चुनाव कराए जाए, यानी कि नवंबर में, काफी वक्त है। तो इस रणनीति को किस तरह से देखा जाए? सीधे प्रदीप तिवारी जी के पास में आता हूं। प्रदीप जी, इसको कैसे देखें कि अगर सिंपैथी की बात होती तो तत्काल जो सिंपैथी जनता की मिलती है वो तत्काल मिलती है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो वो चीजें नहीं होती, लेकिन धुंधली हो जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, नवंबर में जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे तब कराए जाएं। तो इसके पीछे की क्या रणनीति उनकी हो सकती है कि अपने जो दाग उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के, उनको धोने में वक्त लगेगा, जनता को समझाने में वक्त लगेगा, इसीलिए इस तरह की टाइमिंग मांग रहे हैं वो? केजरीवाल की उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश में उन्होंने एक माहौल बनाया कि आम आदमी पार्टी की हम स्थापना इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई पद नहीं लेंगे,
हम किसी तरह की कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे देश में उन्होंने ये बताया। और सारी पार्टियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, वो चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, सबको उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार करती हैं और ये जनता का काम नहीं करती हैं। हमारी जो काम होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा और हम पूरे देश में जब सरकार हमारी आएगी तो जिस स्टेट में आएगी और फिर केंद्र में हम जब आएंगे तो हम जनता के हितों की रक्षा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से आरोप लगे हैं केजरीवाल के खिलाफ, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता रही और यही कारण है कि लगातार देखिए कोई भी सरकार हो, कितनी भी कठोर हो, जब न्यायालय में कोई बात जाती है तो वो फिर न्यायालयीन अधीन हो जाता है और न्यायालय में सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी रही होंगी, कहीं ना कहीं जो न्यायालय रहा होगा, उसको ये लगा होगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इसमें संलिप्तता इनकी पाई गई है, तभी इतने दिनों तक वो लगातार जेल में रहे। अब उनके पास उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था दूसरी पार्टियों के लिए, उस चक्रव्यूह में केजरीवाल जी खुद फंस गए और ये फंसते नजर आ रहे हैं। अब उसका दूसरा जो पहलू है कि जनता में भरोसा जो था, वो दिल्ली की जो जनता थी उनको ये भरोसा था कि ये जिस आंदोलन को लेके आएंगे उससे हमारा भला होगा और हम सरकारी सुविधाओं का कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ भी नहीं मिला। ये जेल चले गए और जेल में स्थिति ये हो गई। दूसरी बात, आप जब जेल में रहे तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, लगातार बीजेपी विपक्षी दल ये कहते रहे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अपनी कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए मुख्यमंत्री, प्रदेश चलेगा, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया है, कई राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में अभी बगल में चुनाव है, पंजाब का चुनाव हो गया, उसका बेनिफिट भी उनको कहीं ना कहीं मिला इसी वजह से कि वो जेल में गए, और अब हरियाणा का चुनाव है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर हम जेल में रहे इतने दिन काटे तो जनता के प्रति हमारी जनता की जो है सोच है वो हमारे प्रति एक पॉजिटिव होगी कि हम जेल में रहे और सरकार ने हमको जेल में बंद कर दिया, काम नहीं करने दिया। एक फायदा उनको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा फायदा उनको ये दिखता नजर आ रहा है कि हम हरियाणा में चुनाव है, आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, तो अगर हम इस्तीफा दे देते हैं, गैर व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं, तो ये एक मैसेज चला जाएगा कि देखो हम पद के लोभित नहीं हुए। माना जाए कि ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे, क्योंकि सभ्य परिवार से संभ्रांत व्यक्ति यदि कोई जेल जाता है, भले वो जो उस पर आरोप सही लगाओ झूठा लगाओ, ये न्यायालय का फैसला होता है, लेकिन यदि सभ्य और संभ्रांत परिवार से कोई व्यक्ति जेल जाता है, भले वो 1 दिन 2 दिन के लिए जाता है, तो वो शर्मिंदगी होती है कि यार मुझे जेल में रहना पड़ा है। ये जेल में रहने का फायदा उठाएंगे जनता के बीच जा करके? निश्चित तौर पर देखिए उनको फायदा मिलता भी दिखाई नजर आ रहा है। आप ये देखें कि जिस तरह से उनको जेल भेजा गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, वो उसको कहीं ना कहीं वो जेल में भी कहते रहे कि मोदी सरकार इसी तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। वो झारखंड का भी नाम लेते रहे, अपना भी नाम लेते रहे और तेलंगाना का भी नाम लेते रहे। तो उनका ये नैरेटिव है कि वो देश में ये फैलाए, हवा फैलाए कि हम पाक साफ है, हमको सरकार ने जबरदस्ती जेल में डाला है और सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और आने वाले चुनाव में हरियाणा में ये लगातार इस तरह का प्रचार भी करेंगे, महाराष्ट्र में भी प्रचार करेंगे और दिल्ली में ये माहौल बनाएंगे कि दोबारा हमारी सरकार बन जाए। विपक्षी दलों की देखें तो हिमाचल में सरकार है, पंजाब में सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार है, इन मुख्यमंत्रियों को तो नहीं डाला मोदी ने उठा के जेल में? बिल्कुल, लेकिन उनका ये मानना है कि चूंकि देखिए अब झारखंड का जो मामला रहा, जिन स्थितियों में जो ज्यादा विरोध में खड़े रहे इनके, जो मोदी को ज्यादा गाली देते रहे, उसमें केजरीवाल का एक बड़ा नाम रहा। और आप ये देखिए केजरीवाल सबसे पाक साफ भी बनते रहे जनता के बीच में। उन्होंने जब शपथ ली थी तो एक बात बड़ी कही थी कि सरकारी सुविधाओं का खामियाजा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गाली देने का खमियाजा है। और कहीं ना कहीं ये बात भी जा रही है लोगों के बीच में कि जो जेल भेजा गया है तो जो इनके पक्ष के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विपक्ष के लोग हैं, तो उनका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं सबूत जुटाए गए हैं, उनको अंदर किया गया है। चलिए ठीक है, जिस तरह से बात हो रही कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं उन लोगों को जेल भेजा गया, ये प्रचारित किया गया जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि यदि अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देते हैं, एलजी से समय मांगा है और वो अपने पद से त्याग पत्र देते हैं, तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? इसको लेकर के बहुत बड़ी बहस चल रही है। जहां एक तरफ कैलाश गहलोत का नाम आ रहा है। कैलाश गहलोत का नाम इसलिए आ रहा है कि उनके एलजी से अच्छे संबंध हैं, साथ ही हरियाणा में जो चुनाव है वहां चूंकि वो जाट समुदाय से आते हैं, तो जाट वोटरों को साधने की कवायद में भी एक कदम उठाया जा सकता है। दूसरा, सुनीता केजरीवाल का जो नाम आ रहा है, हालांकि वो विधायक नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यदि वो वर्तमान में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फरवरी में भी चुनाव होते हैं, तो अभी 6 महीने तक बिना विधायक रहे भी वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं। तो क्या इसलिए अब
सही समय देखकर इस्तीफा दिया जा रहा है? विलक्षण सक्सेना जी, मैं जानना चाहूँगा कि यदि पहले इस्तीफा देते, किसी और को बनाना पड़ता, जो विधायक होता, नहीं होता तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ते, लेकिन अब चूंकि टाइमिंग ऐसी है कि 5 महीने बचे हैं, यदि फरवरी में चुनाव होते, हालांकि उनकी मंशा है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ कराए जाएं, लेकिन यदि देखा जाए तो फरवरी में वहां विधानसभा भंग होगी और फरवरी में 5 महीने का समय शेष बचा है, तो 5 महीने के लिए कोई भी, चाहे वो विधायक हो या ना हो, मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अरविंद केजरीवाल अपने स्थान पर अपनी पत्नी को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए टाइमिंग का खेल खेला जा रहा है। देखिए सूरज जी, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है और जो सबसे ज्यादा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकलता है, हाँ। वो ये है कि अब आम आदमी पार्टी इस बात पे ध्यान ही नहीं देगी कि अगला सीएम कौन बनेगा, हाँ। क्योंकि मुख्य उद्देश्य जो निकल के आ रहा है वो ये है कि असेंबली भंग हो और चुनाव बाकी राज्यों के साथ किए जाएं। जो आपने चुनावों के समय की बात करी है, देखिए 8 अक्टूबर तक जम्मू एंड कश्मीर के भी आ जाएंगे, उसी के साथ साथ हरियाणा के चुनाव के भी रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ। इन दोनों राज्यों की राजनीतिक समीकरण को देखें तो विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस मजबूत स्थिति में रहते हुए केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि इस बेनिफिट को दिल्ली में भी लाया जाए, क्योंकि दिल्ली हमेशा से आम आदमी पार्टी के लिए कभी भी राजनीतिक स्रोत का या एक बल दिखाने के लिए जगह नहीं बची है, बट एक सिंबॉलिक रही है, क्योंकि मोदी के घर में केजरीवाल की सरकार, ये आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी ब्रांडिंग और सबसे सक्सेसफुल ब्रांडिंग रही है। हाँ। और उसके साथ साथ जब राजनीतिक बल की बात आती है, तो जैसे उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता, कोशिश अब वंडर करने की वही हरियाणा में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमने अभी देखा है कि अरविंद केजरीवाल की बेल से रिलेटेड जो 4 मुख्य कारण निकल के आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बेल के रिलेटेड जो अभी हमारे को पैनलिस्टों ने अच्छे से बात करी है, उसके बाद जो हम लोगों ने बात करी है कि राजनीति का ये जो समय है, उसके बाद हम लोगों ने ये बात करी कि राजनीतिक संरचना जो दिल्ली राज्य की है, उसके ऊपर बात करी कि ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा जिस राज्य में आपको पूर्ण बल नहीं है। अतिशी केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ी एक पोजीशन पे रही और उन्होंने काफी टैकल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, उससे आगे कोई बेनिफिट नहीं निकला। तो हम ये अच्छा, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये भी निकल के आता है कि क्या सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीम होते हुए बीजेपी के साथ कोई एक बहुत अच्छी साठ गांठ और तालमेल बिठा चुके हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ये दोनों लोग इंडिया गठबंधन के एक मुख्य चेहरे के रूप में निकल के आए। मैं एक बात जानना चाहूँ, आपने कहा कि ऐसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा जहां पूर्ण बल और पूर्ण शक्ति प्राप्त ना हो। देश में केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और भी कई राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री का पद है और वो अपने कार्य कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो फिर ये दिल्ली अकेला ही ऐसा क्योंकि जहाँ कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है? इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल के साथ जो एक टसल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली निकल के आ रहे हैं। सी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड जब से सीएम पद उनके हाथ में आया है क्या रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब लॉजिकली और इसे पॉलिटिकली देखें, चाहे सोशल तरीके से भी देखें, ये एक मुमकिन चीज नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जो उस पद पे बैठे, उनकी शक्तियों को खींचा ही गया है। जब बात यहाँ पे समीकरण बैठाने की आती है, तो जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ साथ नहीं आया, उसके बाद अरविंद के ये बात देखने को आ रही है कि बीजेपी भी ये बात समझती है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस को कमजोर करना है तो उसको पावरफुल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ही सही है। और यही समीकरण एग्जैक्टली पंजाब चुनाव में भी होके गया था, ये हमने गुजरात में भी देखे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना सिर्फ कानूनी तौर पर एक बड़ा खेल नहीं है। ये खेल इस हिसाब से भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं एक बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी निकल के आई है, और इसके बेनिफिट्स कहाँ निकल के आते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जिस दृष्टिकोण से बात कही विलक्षण सक्सेना जी की, यदि वो इस टाइमिंग, इस समय पर बाहर आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनका बाहर आने यदि आम आदमी पार्टी को मजबूत करता है तो कांग्रेस को कमजोर करेगा। ये उसका दूसरा पहलू सामने हमारी निरंतर जारी रहेगी। जिस तरह से बात आई सक्सेना जी कि ये जरूरी था, मजबूरी था, या फिर सिंपैथी गेन करने का एक दांव था, और जैसा कि कहा कि यदि इस्तीफा देना था तो जेल से दे देता, लेकिन वो टाइमिंग का खेल हो जाता, क्योंकि उस तरह इस्तीफा देते, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते तो शायद उनका, यदि वो विधायक ना होते तो चुनाव कराना पड़ता, लेकिन टाइमिंग को खेल के लेकर के ये तमाम तरह की बातें सामने आई। सूरज जी, तमाम सारे टाइमिंग को लेकर भी और तमाम सारे एंगल्स पर भी कि आखिर अरविंद केजरीवाल का कौन सा ऐसा प्लान है, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिनको लेकर उन्होंने इस टाइमिंग पर इस्तीफे देने का समय चुना। चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में हैं
उपेंद्र तिवारी जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है, एलजी से समय मांगा है, दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि तो अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टैंड है। इसके साथ ये भी वो जोड़ रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हो तो पूरा मंत्रिमंडल ही आपको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। इसको किस तरह से समझा जाए? क्या अरविंद केजरीवाल को पूरे मंत्रिमंडल के साथ भी इस्तीफा देना चाहिए था? नहीं, ये मांग तो गलत है बीजेपी की। वो बहुमत की सरकार है, और बहुमत की नहीं, अत्यधिक बहुमत की सरकार है, और हिंदुस्तान में शायद जितना बहुमत। सर, बहुमत का तो मुख्यमंत्री भी है। नहीं, वो ठीक है, मगर जो परिस्थितियां हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, उनने बिल्कुल सही समय चुना है इस्तीफा देने का। पहले उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि उन पे जो आरोप लगाए गए थे वो ये कहते आए कि मेरे को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, और ये तो जांच का विषय, जांच चली रही है, अभी निर्णय आना बाकी है। ये तो बाद में ही पता लगेगा कि भाई कितने साफ हैं और कितने उसमें लिप्त हैं। ये तो डिसीजन के बाद पता लगेगा हमें। लेकिन जो हमें परिस्थितियां देखने में आई, जो हमने अभी तक पढ़ा समझा, जो हमने देखा, न्यायालय की जो टिप्पणियां देखी, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र की वो इस केस में नजर आती है कि, और इसी षड्यंत्र के चलते अब बीजेपी का ये मांग है कि भाई अब पूरे दल को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इस्तीफा पूरे दल को देने का इसलिए सवाल नहीं उठता कि कोई पूरा दल लिप्त नहीं है किसी बात में। केवल जिस व्यक्ति पे आरोप था वो भी उन्होंने उस आरोप को हमेशा गलत बताया, और हमें भी ये देखने में आया कि आज तक अरविंद केजरीवाल के सारी जांच में कहीं से कहीं तक कोई रुपए उनके पास से बरामद नहीं हुए, और कहीं भी जो मनी ट्रेल है आज तक ना ईडी के माध्यम से ना सीबीआई के माध्यम से मनी ट्रेल की एक्चुअल स्थिति देश के सामने नहीं आई है। ठीक है, एक चर्चा और है, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह के आरोप लगे हैं, षड्यंत्र बताया उन्होंने। यदि कोर्ट ने कहा उनको कि भाई आप कोई संवैधानिक कार्य नहीं कर पाएंगे, फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर, मनीष सिसोदिया के लिए कौन सी पाबंदियां थी? मनीष सिसोदिया, जो सियासी गलियारों में चर्चा, उसकी उस संभावना पर बात कर रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं संभालेंगे, ये बात कही जा रही है। तो वो तो चाहते, वो तो मंत्रिमंडल में रह सकते हैं यदि नया मंत्रिमंडल बनता है, नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो। जो आने वाले चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी ने आने वाले चुनावों को देखते हुए अपना मंथन किया है। उसमें मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की मुख्य भूमिका में है शुरू से। हाँ। तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी का ये सोचना है कि अब हम पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें, और हम वर्तमान में जो दिल्ली की सरकार है उस पर केंद्रित होकर ना रहें। हम पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी की नई भूमिका खड़ी करें। इस दृष्टिकोण से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मिलकर पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने मनीष सिसोदिया को भी किसी पद पे ना रखने की बात कही। बिल्कुल, आपने कहा कि उनका दृष्टिकोण ये हो सकता है कि पूरे देश में अब आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाया जाए, और पूरे देश में जिस तरह की लहर चलाई जाए कि एक सिंपैथी गेन करने वाली बात कही जा रही कि सहानुभूति के वोट हासिल किए जाएं, जनता के बीच जाया जाए, तो इसलिए ये चीज़ है। लेकिन यहाँ एक बात और आ रही है कि यदि फरवरी में चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र के बीच में चुनाव होते हैं, चुनाव के साथ में दिल्ली के चुनाव होते हैं, और तब भी यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि जनता मुझे बेदाग समझती है, निर्दोष समझती है, तो अपना आशीर्वाद दें, और यदि संभावना यदि रखें कि वो जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगी, तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल? ये बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है, जिस तरह से गोपाल जैन जी आपके पास आना चाहूँगा, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं दिल्ली में, चाहे वो फ्री परिवहन को लेकर के हो, फ्री बीच की बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कूल को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के हो। अब चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, वो इन सब चीज़ों को जारी रखेगा। दिल्ली की जनता के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरह से छलावा हो कि भाई चुनाव आ रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है और अब सरकार की स्थिति ऐसी है बजट को लेकर के, तो कुछ योजनाओं को बंद कर दें, ये प्लानिंग तो नहीं है कहीं? सूरज जी, अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के बाद जेल जाते वक्त श्रीमती राबड़ी देवी को सीएम बनाया था, वो चाहते तो उन्हें बना सकते थे। लेकिन जेल के अंदर उन्होंने काफी मंथन विचार और करने के बाद में ये तय किया कि हमारे सारे दाव फेल हो चुके हैं। और आज जैसा हमारे मित्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी को गाली देना नरेंद्र मोदी को गाली देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी को जो लोग करीब से जानते हैं तो उनका जो ड्राइंग रूम है उसमें देश के जो जितने और पूरे वर्ल्ड के जितने कार्टूनिस्टों ने
नरेंद्र मोदी के सबसे खराब कार्टून और चेहरे बना रखे हैं, वो उनके ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं। तो बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है। अरविंद केजरीवाल की एक मजबूरी रही कि वो सीएम तो बन गए लेकिन बड़ा हृदय और बड़े आदमी नहीं बन पाए। और जैसा कि तो क्या इस्तीफा देकर के वो बड़ा हृदय दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बड़े हृदय का मालिक हूँ और इस्तीफा दे देता हूँ अपने पद से? नहीं, इस्तीफा तो उन्हें उनकी मर्जी न मर्जी देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हाँ। अब उनके साथ में अब आप भी अगली मुलाकातों में देखेंगे, उनके सामने एक बहुत अच्छा काम था जो उन्हें करना था। हाँ। नहीं कर सके लेकिन शायद अब करें। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बहादुर शाह जफर की कब्र खुली हुई पड़ी है 1861 से। उन्होंने उस कब्र के ऊपर विधिवत उसे कफन दफन नहीं किया है, लेकिन उसके लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी। नहीं, दिल्ली के विकास की तो बातें बहुत सारी कही जाती हैं स्कूलों को लेकर के और तमाम तरह की बातें कि वहाँ, क्योंकि अभी हमारी चीज़ और है कि मेयर का चुनाव है, मेयर का चुनाव भी उसके फाइल पर ये हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, उस पद पर जो भी बैठेगा या बैठेंगी, वो उस फाइल पर हस्ताक्षर कर सके, तो मेयर का चुनाव आसानी से हो सकेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है सूरज जी, भले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई दूसरा चेहरा आएगा, तो तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन पीछे से तो सारा संचालन अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगा। और कहीं ना कहीं सूरज जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो पाबंदियां थी, उससे ये जो कह रहे हैं ना कि दांव, ये भी एक दांव है अरविंद केजरीवाल का जो इन्होंने चला है। मैं सीधे प्रकाश सक्सेना जी के पास में आता हूं। प्रकाश सक्सेना जी, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल के दांव की, बात हो रही है मिशन चुनाव की, तो बात हो रही है कि जब अरविंद केजरीवाल में जेल में रहे तो उन्होंने सारी पटकथा, सारी स्क्रिप्ट जेल में रहते ही तैयार कर ली। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये दांव आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, या फिर जिस तरह से उपेंद्र तिवारी साहब कह रहे थे कि अब पूरे देश में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे, बताएंगे कि किस तरह से उनको एलिगेशन लगाए गए, किस तरह से परेशान, कितना फायदा अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में मिलेगा इस दांव के चलते? देखिए, पहले तो एक चीज, जो आपका एक सवाल था तिवारी जी से कि मनीष सिसोदिया का, वो केजरीवाल जो कहा है कि चूंकि वो भी उन्हीं आरोपों में आरोपित है जिसमें केजरीवाल हैं, इसलिए उनको भी मना किया कि वो नहीं बनेंगे। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण उनकी तरफ से यह आया था। अब हम देखें कि केजरीवाल टारगेट पे क्यों हैं। यदि यदि उनकी रणनीति पे स्टडी कर रहे हैं, किसके टारगेट पे? बीजेपी के। ओके, बीजेपी और सरकार जो सत्तारूढ़ है। यदि उनका अपन शुरू से उनकी यदि स्टडी कर रहे हैं कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए थे। आपके यदि ध्यान हो पुराना घटनाक्रम, तो मोदी जी इनसे मिले नहीं थे। तो केजरीवाल ने तब कहा था कि इनसे यदि अभी नहीं निपट पाए तो कभी नहीं निपट सकते। मतलब वो गुजरात के मॉडल की स्टडी करके आ गए थे और उन्होंने मोदी जी को टारगेट पे रखा, गुजरात मॉडल को टारगेट पे रखा। ये मतलब वक्तव्यों में आज जो राहुल गांधी की जिस रोल में है, पहले केजरीवाल सबसे बड़े अटेकर थे मोदी जी की रणनीति पे, उनके मॉडल पे। फिर उन्होंने जो योजनाओं पे इसके बाद चर्चा कर, उन्होंने जो अटैकिंग जो रोल रखा, उसके बाद उन्होंने गुजरात में जो एंट्री करी है, गुजरात में जो उन्होंने अपना वोट बैंक खड़ा किया, तो जड़ें, मतलब उनकी बीजेपी की और गुजरात मॉडल की जड़ें हिलाने में जो वो लग गए, वो खतरा लगा उनका। तो ये कई महत्वपूर्ण कारण है जिससे चिंतित हुई गुजरात लॉबी कि इनको पहले समेटना जरूर, ये ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस की बजाय। आप देखें राहुल गांधी अब जो बोल रहे हैं वो केजरीवाल की रणनीति है, आम आदमी। केजरीवाल ने एक परसेप्शन तब गढ़ लिया था कि कारपोरेट वर्सेस आम आदमी। उन्होंने कारपोरेट के खिलाफ अपने आप को एक आम आदमी के मॉडल के रूप में ये जो स्कीम लाए थे, उनकी बड़ी आलोचना हुई। वो फ्री बीज टोटल नहीं थे, उसमें एक लिमिट थी कि आप कंज्यूम कम कर रहे हैं तो आप, वो भले ही बड़ा आदमी हो, रईस हो या गरीब हो, जैसे 200 यूनिट बिजली, आप यदि बिजली कम कंज्यूम कर रहे हैं तो एक अमीर आदमी को बिल में छूट मिलेगी, गरीब को भी मिलेगी, आप किफायत से। ये मॉडल हमारे मध्य प्रदेश में ही चल रहा है अटल ज्योति योजना के रूप में, और इससे बहुत लोगों को राहत मिल रही है। जो कम कंज्यूम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्हें बिल, तगड़े बिल आते हैं, तो उनके बजट में काफी किफायत मिलती है। तो यदि उनके स्कीमों को यदि बारीकी से समझा जाए तो किसी को टारगेट वैसे नहीं है जैसे बसों की स्कीम, जो कामकाजी महिलाएं हैं
अब आपने प्रवक्ता बनाई थी तो नहीं, मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। नहीं बता रहा। मैंने सिर्फ तो जो आपका कामकाजी महिला जिनकी आय मुश्किल से 9,000 से 12,000 के जी। बीच में, उनको यदि 2,500 का बस का बचता है तो उनके घर में काफी वो बच्चों को पढ़ाने में, जी बिल्कुल। तो इस तरह की उनकी स्कीमें रही हैं। हाँ। लेकिन जो मुख्य जो अच्छा इन्होंने जो इस्तीफे के बाद अब जो लगना चाह रहे हैं परसेप्शन क्रिएट करने की, हाँ। इससे कोई बहुत एडवांटेज जो वहाँ आम लोगों की चर्चा कई चैनलों में मैंने सुना, जी। तो बहुत फायदा इनको नहीं मिल रहा है इस इस्तीफे की घोषणा से। हाँ। क्योंकि जो इनके पक्ष में है वो तो सिंपैथी आज भी रही है, हाँ। पर कई लोगों का जो परसेप्शन बिगड़ा भी है हाँ। कि इनके जेल में रहने के कारण असुविधाएं बढ़ गई, जी। हमें अराजकता फैली, हाँ। हम क्यों झेलें इनकी लड़ाई में, हम खामियाजा क्यों, ऐसा भी वर्ग है। जी। तो इनके वोट बैंक में निश्चित रूप से कमी आई है। हाँ। तो ये जो परसेप्शन है पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है इनका। क्या समय गांव क्या समय इसीलिए मांग रहे हैं कि ठीक है सिंपैथी का, उनको लगता है कि सिंपैथी का फायदा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगी तो बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे। कैंपेन जो करके एक एक व्यक्ति को जो समझाने की उनकी शुरू से रणनीति रही है, जी। उससे अपने वोट बैंक को वापस हासिल करने की वो कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, आपने सही कहा कि वो एक लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और चुनाव का जो टाइमिंग को लेकर बात हो रही है, इस्तीफे की टाइमिंग, इस्तीफे के बाद जो चुनाव की बात कही जा रही है कि यदि महाराष्ट्र के साथ होते तो क्या फ़ायदा मिलेगा, और यदि फरवरी में चुनाव होते हैं तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान होने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, सियासी दांव, मिशन चुनाव, केजरीवाल का इस्तीफा, ये जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे को लेकर बात हो जा रही है। ठीक है, हमने भी देखा है कि जब कभी आरोप लगा है तो किसी मुख्यमंत्री पर, किसी व्यक्ति पर, राजनीतिक व्यक्ति के पदाधिकारी पर यदि आरोप लगा है तो वो जाते हैं, यदि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो राज्यपाल से मिलने का समय लेते हैं और जाकर के इस्तीफा दे देते हैं। प्रदीप तिवारी जी, ये 2 दिन पहले ऐलान करना कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, आप कल शाम का समय ले लेते एलजी से, कल जाकर के इस्तीफा दे देते, या आपको कल देना था, मंगलवार को इस्तीफा देना, तो मंगलवार को सीधे जाते एलजी के पास में और वहाँ इस्तीफा दे करके आके मीडिया में घोषणा करते कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया है और ये नए नेता हैं, ये विधायक दल ने चुना है। ये 2 दिन पहले घोषणा करना क्या दर्शाता है? देखिए, केजरीवाल जो है वो सिविल सर्विसेज से पॉलिटिक्स में आए हैं, राजनीति में आए हैं जी। उनका बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो काम चलता है। निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस मामले में फंस गए, भ्रष्टाचार के मामले में उनको जेल जाना पड़ा। हाँ। लेकिन इसका भी वो कहीं ना कहीं बेनिफिट वो चाहते हैं कि हमको मिल जाए, और ये बेनिफिट का एक हिस्सा है। आप देखिए, लोग कह रहे थे कि पंजाब में किसी तरह से भी आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, और दोनों का सूफड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। हाँ। और आम आदमी पार्टी ने अपना ठीहा जमा लिया, जबरदस्त तरीके से वहाँ काम कर रही है। दिल्ली में पहली बार जब सरकार आई थी, दूसरी बार लोग ये मान के चल रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, लेकिन स्थिति बन गई उनके पक्ष में और पुनः सरकार इनके बन गई, आम आदमी पार्टी फिर से वहां स्थापित हो गई। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी राजनीति है केजरीवाल जी की। केजरीवाल क्या है कि अब उनको ये मालूम है कि 2 दिन में हम वो पूरी व्यवस्थाएं जमा लेंगे किस आदमी को हमको इस सीट पे बैठाना है। और आपको हम एक बात बता दें कि सुनीता जो उनकी वाइफ है, वो मुझे लगता है वो भी हरियाणा से ही है। और वो कहीं भी कोई भी मुख्यमंत्री आप जितना देखें, जितने भी मुख्यमंत्री रिप्लेसमेंट हुए हैं, वो सबसे करीबी लोगों को ही अपना दायित्व देते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहा हो। भाई आप देखें तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने इसलिए कि वो गांधी परिवार से बहुत करीबी रहे। आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बहुत करीबी हैं कांग्रेस परिवार से, इसलिए कि जो भी निर्णय लेना होता है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही लेते हैं, वो अध्यक्ष जरूर है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि केजरीवाल जो बैकडोर की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में अब ये कहना चाहेंगे कि भाई हमने साफ सुथरी राजनीति की है, हम एक अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति को बैठा रहे हैं, आप ये आपका काम करेंगे, हम संगठन का काम करेंगे। मतलब ये जो सामने मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, नाम आएगा, वो रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे, ऐसा माना जा सकता है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रबर स्टैंप आप इसको कहिए या उनके बहुत करीबी कहिए। हाँ। संगठन में जिस तरह का लोग वो परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत करीबी व्यक्ति को, वो चाहे उनके परिवार का सदस्य हो या पार्टी के अंदरूनी उसमें बहुत करीबी व्यक्ति हो, उन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री अभी बनाएंगे। और इसका बेनिफिट ये चाहेंगे कि हमको महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों चुनाव में मिले। और ये पूरे देश में ये प्रचार करेंगे कि हमको सरकार ने जेल में डाल के रखा, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने त्याग तपस्या की और हमने अपनी परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने पार्टी के एक व्यक्ति को बनाया। तो कैलाश गहलोत सबसे उपयुक्त नाम होगा, क्योंकि वो निश्चित तौर पर हमने बताया ना कि आपको, हमने बताया कि आपको जो करीबी व्यक्ति होगा संगठन का, उसमें 2-3 नाम है, वो जो भी करीबी व्यक्ति या उनके पास करीबी व्यक्ति ही बचे हैं जो इधर उधर के वो पहले बहुत पहले जा चुके हैं। ये एक चीज और वो देखेंगे कि जिसके ऊपर अभी कोई मामला ना हो, जिस व्यक्ति के ऊपर, और एक सरल स्वभाव जिसके पास कार्यकर्ता पहुंच सके, लोगों की बात मान सके और उनकी बातों पर भी वो निगेटिविटी न फैलाए, वो पॉजिटिव लेके चले। ठीक है, गोपाल जी कुछ कहना चाहते, कम शब्दों में अपनी बात रखें। मेरा बस इतना कहना है जी
जैसा तिवारी जी ने कहा हाँ कि अब कुछ दिनों बाद आप देखना केजरीवाल जी बस एक ही काम करेंगे हाँ कि वो अपने कंधे पे भगत सिंह की तस्वीर रखेंगे, हाँ। वो हर गली में आम सभा में गाते फिरेंगे, हाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो वो तो शहीद हो गए थे। चलिए तो अभी अरविंद केजरीवाल तो जीते डायलॉग तो ये देना ही आप चलिए दे देना। चलिए ठीक है, चलिए जब लगातार सूरज जी लगातार हम अरविंद केजरीवाल के दाव की बात कर रहे हैं, हाँ। आखिर में विलक्षण सक्सेना जी के पास में आता हूं। एक और दाव की चर्चा को लेकर जिस तरह से प्रकाश जी ने भी कहा, और अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा अगर कोई पीएम नरेंद्र मोदी पर अटैक करता था तो एक समय अरविंद केजरीवाल करते थे, प्रकाश जी ने भी उसका जिक्र किया। अब राहुल गांधी ने उसी चीज को आगे बढ़ाया। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक तरफ राहुल गांधी और अब अरविंद केजरीवाल चूंकि पूरी तरीके से फ्री हैंड है, मुख्यमंत्री नहीं है, कोई पद उनके पास नहीं है, क्या अब पूरा टारगेट पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी पर, भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर और हमले बढ़ेंगे? एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, संभावना है? देखिए, इस संभावनाओं को इस रूप से देखा जाए कि ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार और जन्मसिद्ध कर्म ही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत ही करी थी, वो इस बिना पे करी थी कि सत्तारूढ़ी दलों का विरोध उनके लिए हमेशा ही मतलब एपिटोम रहा है, हमेशा टॉप रहा है, पैरामाउंट चीज रही है। कभी भी उन्होंने ये चीज नहीं कंसिडर करी कि उनके लिए बेस्ट बेनिफिट क्या है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि एक बार अरविंद केजरीवाल बहुत जोश के साथ लोकसभा चुनाव में दौड़े थे। ये मेरे ख्याल से 2019 की बात है, जब उन्होंने कोशिश करी थी कि किसी ना किसी तरीके से पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एक लहर लाई जाए। और तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने खुल के बोलना और बयानबाजी और उसके अगेंस्ट बोलना प्रॉपरली शुरू किया था। देखिए, अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द पर्टिकुलर फैक्ट कि ये जो कार्यकाल अभी पूरा चल रहा है और जो अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल चला है, इसमें अब वो आगे जाके क्या राजनीतिक साठगांठ बैठाना शुरू कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल किससे होगी? और वो किससे होगी? से होगी कि राहुल गांधी से होगी? क्या 156 दिन के इनकासरेशन के बाद और ऐसे राज्य को त्यागने के बाद जिसका मुख्यमंत्री बनने का कोई पद नहीं, क्या हरियाणा उन्हें गिफ्ट में मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो कांग्रेस के साथ बन के मिल सकता है, कि भाजपा के साथ बन के मिल सकता है? साथ ही साथ अगर कांग्रेस के साथ रहते हुए मिल सकता है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी अपने आप को विपक्ष का हिस्सा मानते हुए अपनी पकड़ उन राज्यों में बढ़ाना शुरू कर सकती है जहां से उसको लगता है कि बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं? आम आदमी पार्टी ने किसानों को अपना हितैषी बताते हुए पंजाब में बहुत अच्छा रिजल्ट माना था, और अभी राजनीतिक ताना बाना जो हरियाणा का बिगड़ा है, वो एक तरीके से जातिगत समीकरण और किसानों की वजह से ही बिगड़ा है। किसान आंदोलन प्रमुखता से एग्जैक्टली। तो क्या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो सेंटिमेंट अपने साथ लेके आ सकते हैं? तो ये दोनों ही समीकरण देखने लायक रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को लेकर के अरविंद केजरीवाल को निर्णय लेना होगा। और आपने कहा कि जो बात सामने आ रही है चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये आंदोलनजीवी पार्टी बताया जाता है, आम आदमी पार्टी वाले खुद को बताते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं और आंदोलन से हमारी पार्टी का उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद में भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही गई। लेकिन जैसा कि देखा कि जब सियासी चश्मा चढ़ा, राजनीतिकरण हुआ उस राजनीतिक दल का, तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती गई। और अब आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि न्यायालय ने अभी ना तो क्लीन चिट दी है, ना आरोप सिद्ध किए हैं, उनको दोषी भी कराने दिया। लेकिन ये जो इस्तीफे की बात कही जा रही है, इसको निश्चित रूप से सियासी चश्मे से देखा जा रहा है कि सियासी दांव है और इसका चुनाव में फायदा लेने की बात कही जा रही है। और बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। उपेंद्र तिवारी जी, प्रकाश सक्सेना जी, विलक्षण सक्सेना जी और प्रदीप तिवारी जी, गोपाल जैन जी, आप सभी का धन्यवाद। और कल फिर ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।